हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीटेट मंत्रा पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम डिस्कस करेंगे सीटेट के लिए हिंदी शिक्षण के क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चंस को हमें डिटेल में डिस्कस करना है, उनका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस करने से ज़्यादा जो बातें आपको बताई जाएंगी, जो ट्रिक बताए जाएंगे, उन पर भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपका क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। और आपके जो ट्रिक बताए जाएंगे, जो एक्स्ट्रा बातें बताई जाएंगी ड्यूरिंग द क्लास, वो आपको एग्जाम में हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, आपकी टॉपिक वाइज क्लासेस बहुत जल्दी ही स्टार्ट होने वाली हैं। इनफैक्ट मैं सोचा था फ्राइडे से स्टार्ट करने के लिए, बट फ्राइडे को अचानक से कहीं घूमने का प्लान बन गया है, तो फ्राइडे से क्लासेस नहीं स्टार्ट होंगी। बट प्रॉबेबली कह सकते हैं कि आपके इसी वीक से, आप इसी वीक के लास्ट तक आपकी क्लासेस जो हैं वो कंटिन्यू हो जाएंगी टॉपिक वाइज। और फ्रेंड्स, आपको क्लासेस को अटेंड करना है, क्योंकि जो पिछला सीटेट का एग्जाम हुआ है उसमें देखिए जो भी मैं टॉपिक वाइज क्लासेस कराया हुआ था, और उस टॉपिक से देखिए जितने भी प्रश्न आए हैं, कोई भी प्रश्न आपका उस टॉपिक से बाहर नहीं गया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर जो भी टॉपिक वाइज क्लासेस कराई जाएंगी, आप उनको कर लेते हैं और प्रैक्टिस को कर लेते हैं, तो फ्रेंड्स वहाँ से बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। चाहे वो पुराने आयाम का प्रश्न हो, चाहे वो नए आयाम का प्रश्न हो, आपका प्रश्न वहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो आइए अपने इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, जो भी लोग नए होंगे उस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और क्लास का जो पीडीएफ है सारे क्वेश्चंस का आंसर के साथ आपको सीटेट मंत्रा के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं क्लास को। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। आपसे देखिए पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, ये नहीं पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। पहला विकल्प देखिए क्या कह रहा है, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्यापन सहायक होता है। समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम उस कथन को चूज करते हैं जो कि सही नहीं होगा, गलत होगा। तो देखिए, पहला कथन आपका है कि भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। ठीक है, भाषा शिक्षण में भाषाई शुद्धता पर अधिक बल नहीं रहता है। ठीक है, भाषा शिक्षण में अगर किसी चीज पर बल रहता है सबसे ज्यादा, तो फ्रेंड बल रहता है भाषा प्रयोग पर। किस पर बल रहता है? तो फ्रेंड बल रहता है भाषा प्रयोग पर। ठीक है, कि जो हमारा बच्चा है जो अधिगम करता है उसको भाषा प्रयोग आ जाए। ठीक है, भाषा की शुद्धता उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट भाषा प्रयोग है। ठीक है, क्योंकि किसी की भाषा कितनी ही शुद्ध क्यों ना हो, अगर उसे भाषा प्रयोग नहीं आता है, भाषा का प्रयोग करना नहीं आता है, तो फिर उसकी भाषा सीखना का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, तो भाषा शिक्षण में आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो है फ्रेंड्स भाषा प्रयोग। ठीक है, कि बच्चा जो है वो भाषा प्रयोग करना सीख जाए अपने जीवन के संदर्भ में। और फिर देखिए, जो लोग क्लास करते हुए आ रहे हैं उनको मैं ट्रिक भी बताता हूँ कि जिस विकल्प में आपका केवल शब्द दिख जाए, ठीक है, वो विकल्प हमारा नकारात्मक होता है, निगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल दिया जाता है, तो ऐसा बात नहीं है। भाषा शिक्षण में भाषाई शुद्धता पर बल दिया जाता है, भाषा प्रयोग पर बल दिया जाता है, बच्चों के शब्द भंडार पर बल दिया जाता है, मतलब कई सारे पक्ष होते हैं जिस पर बल दिया जाता है। तो केवल भाषाई शुद्धता पर ही बल नहीं रहता है, ये बात आपका गलत है। ठीक है, और आप यहाँ से ट्रिक सीखेंगे कि जिस विकल्प में आपको केवल शब्द दिख जाए, या फ्रेंड जिस विकल्प में आपको ही शब्द दिख जाए, ठीक है, ये दोनों शब्द आपके नकारात्मक होते हैं, इसलिए ये विकल्प हमारा गलत हो गया। ठीक है, और फ्रेंड्स, जो गलत है वही सही है, क्योंकि हमसे गलत पूछा गया है, तो ए विकल्प आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, बी विकल्प है भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्यापन सहायक होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है, जैसे भाषा सीखने में क्या होता है, जैसे कोई बच्चा अगर हिंदी भाषा सीख रहा है, तो वो हिंदी भाषा में अन्य विषय की किताबें भी अगर पढ़ रहा है, तो वो भी विषय की किताबें उसकी सहायता करेंगी, उसके शब्द भंडार को बढ़ाएंगी, उस बच्चे के भाषा समझ को विकसित करेंगी। ठीक है, तो ये बात आपका बिल्कुल सही है कि भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्यापन सहायक होता है। समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बात भी आपकी बिल्कुल सही कि जो समृद्ध भाषा परिवेश होता है, समृद्ध भाषा परिवेश से हमारा तात्पर्य होता है कि फ्रेंड रिच लैंग्वेज एनवायरनमेंट, मतलब ऐसा एनवायरनमेंट जहां पर उस भाषा का अधिकता में प्रयोग होता हो। ठीक है, जैसे अगर किसी बच्चे को अंग्रेजी सीखना है, ठीक है,
तो वो अगर ऐसे जगह पर चला जाए जहाँ पर सारे लोग अंग्रेजी ही बोलते हो, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर वो आसानी से अंग्रेजी भाषा को अर्जित कर लेगा। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। अब देखिए डी विकल्प कह रहा है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर है, तो ये भी फ्रेंड्स देखिए बात बिल्कुल सही है। देखिए क्योंकि फ्रेंड्स जो भाषा का अर्जन होता है ये आपकी कैसी प्रक्रिया है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, मतलब नेचुरली जो है फ्रेंड्स वो बच्चा भाषा को अर्जित कर लेता है। जैसे कोई भी बच्चा पैदा होता है तो कहीं वो स्कूल में भाषा सीखने नहीं जाता है, लेकिन वो अपने परिवार में लोगों को देख करके, उनके परिवार में जिस भाषा का प्रयोग होता है उनसे सुन करके भाषा को अर्जित कर लेता है। लेकिन वही जो फ्रेंड्स भाषा अधिगम होता है एक नियमबद्ध प्रक्रिया होती है, ठीक है। नियमबद्ध प्रक्रिया मतलब इसमें बच्चा किसी ट्यूशन में जाएगा, किसी स्कूल में जाएगा, वहां पर भाषा के नियमों को सीखेगा, फिर वो भाषा को सीख पाएगा, ठीक है। तो भाषा और भाषा अर्जन में फ्रेंड्स अंतर होता है। और आपसे एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में मुख्य अंतर किसका होता है, तो फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा वातावरण का। किसका होता है, तो मुख्य अंतर होता है वातावरण का, क्योंकि बच्चे के परिवार का वातावरण अलग होता है और बच्चा जहां अधिगम के लिए, भाषा सीखने के लिए जाता है, दूसरी भाषा को सीखने के लिए जाता है, प्रयासपूर्ण तरीके से भाषा सीखता है, वहां का जो वातावरण है वो अलग होता है। तो मुख्य अंतर भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में आपके वातावरण का होता है। ये भी आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि। फ्रेंड मतलब जो लोकगीत होते हैं उनकी भाषा की कक्षा में शामिल करना चाहिए। एक भाषा शिक्षक को अपने शिक्षण में लोकगीतों को शामिल करना चाहिए। इसका कारण क्या है, क्यों इनको शामिल किया जाता है, आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। पहला विकल्प कह रहा है लोकगीत गाए जा सकते हैं, इसलिए लोकगीतों को भाषा कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए। केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। मतलब फ्रेंड जो पारंपरिक मूल्य है, पारंपरिक मूल्य का मतलब होता है फ्रेंड जो भी ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं, ट्रेडिशनल वैल्यूज इन द सेंस के जो भी समाज में पहले से पुराने समय से चलते हुए आ रहे हैं उन मूल्यों की बच्चों को शिक्षा दी जाती है, ठीक है। जैसे पारंपरिक मूल्य क्या होते हैं, पारंपरिक मूल्य फ्रेंड्स आपके कह सकते हैं जैसे पारंपरिक मूल्यों में आप ले सकते हैं जैसे फ्रेंड्स जो आपकी होली मनाई जाती है या आपका जो दिवाली मनाया जाता है, ठीक है, ये सब आपके पारंपरिक मूल्यों से ही संबंधित बातें हैं। तो केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है, ये कह रहा है आपका दूसरा विकल्प। तीसरा विकल्प कह रहा है इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। मतलब फ्रेंड्स इससे जो संस्कृतिगत विशेषताएं होती है, मतलब जो कल्चरल विशेषताएं होती हैं उनसे बच्चे परिचित होते हैं। डी विकल्प कह रहा है लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम चूज करते हैं कि ऐसा लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान क्यों दिया जाना चाहिए। अब हम उस विकल्प को चूज करते हैं जो हमारा सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा, हम उसको चूज करेंगे, ठीक है। पहला विकल्प कह रहा है लोकगीत गाए जा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है, लोकगीत गाए जा सकते हैं, गाना गाए जा सकते हैं तो हमारे भोजपुरी के गाने भी हैं, जो भी हमारे बॉलीवुड के आइटम सॉन्ग्स हैं, मुन्नी बदनाम हुई उसको भी आप गा सकते हैं, तो आप उसको भी स्थान दे दीजिए इसका मतलब। तो ऐसी बात नहीं है, लोकगीत गाए जा सकते हैं ये हमारा उपयुक्त नहीं है, ठीक है, क्योंकि गाने के लिए तो गालियां भी गाई जाती हैं, तो आप उनको भी स्थान दे दीजिए, ये बात आपका गलत है, ठीक है। केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बताया हूं जिस विकल्प में केवल शब्द दिख जाए वो हमारा नकारात्मक होता है, नेगेटिव होता है, तो ये बात भी आपकी गलत हो गई। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स कोई भी शिक्षा देना हो, ठीक है, केवल पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा नहीं, कोई भी शिक्षा देना हो, जीवन में कुछ भी करना हो तो उसका केवल एक तरीका नहीं हो सकता है, ठीक है। कोई भी दुनिया में ऐसा काम नहीं है जिसका केवल एक ही तरीका हो, ठीक है। तो इसलिए कभी भी हमारा केवल वाला विकल्प सकारात्मक नहीं होता है, ये हमारा नकारात्मक हो जाता है, ठीक। तो ये बात भी आपकी गलत है। इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। तो फ्रेंड देखिए ये बात आपकी बिल्कुल उपयुक्त है, ठीक है, क्योंकि आप इसको समझिए। जैसे अभी आपकी देखिए होली आ रही है, ठीक है, तो होली में क्या होता है, जो लोग होली मनाते हैं आप लोग सुने होंगे कि होली में फगुआ गाया जाता है, ठीक है। तो फगुआ क्या है, फगुआ लोकगीत ही तो है। तो इस फगुआ के माध्यम से क्या कहता है, संस्कृतिगत जो विशेषताएं हैं उन्हीं से तो लोग परिचित होते हैं। तो फ्रेंड्स जो लोकगीत होती है इससे बच्चे क्या होते हैं, संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। क्योंकि जो लोकगीत हैं ये आपकी एक तरह से ट्रेडिशनल जनरा कह सकते हैं, जो हमारा लिटरेचर होता है, जो साहित्य होता है, इसकी ट्रेडिशनल जनरा है, पारंपरिक कह सकते हैं, पारंपरिक या पुरानी एक अवधारणा है या एक शाखा है, ठीक है। तो इससे जो संस्कृतिगत विशेषताएं होती हैं जो पहले से चलती हुई आ रही हैं उससे बच्चे परिचित होते हैं, ये बात आपका बिल्कुल सही है।
लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो देखिए फ्रेंड्स, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य लोकगीतों को बढ़ावा देना नहीं होता है। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो बच्चा है वो भाषा प्रयोग को सीख जाए। क्या हो जाए? बच्चा जो है वो भाषा प्रयोग को सीख जाए, भाषा प्रयोग में पारंगत हो जाए, उसको भाषा प्रयोग आ जाए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से। मतलब फ्रेंड, जो लिखित कार्य होता है, जैसे आपने क्लास में कोई टेस्ट करवाया, ठीक है, कोई टेस्ट करवाया, तो आपके क्लास में 2-4 जो ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने में अन्य बच्चों से थोड़े अच्छे हैं, तो आपने उनकी सहायता ले ली कापियों के जांचने में। ठीक है, तो लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से क्या होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। पहला विकल्प करा है बच्चे ज्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं। दूसरा विकल्प करा है बच्चों को दूसरों की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। तीसरा विकल्प कह रहा है बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं। चौथा विकल्प कह रहा है बच्चे मतलब केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम चूज करते हैं अपने अप्रोप्रिएट ऑप्शन को। मतलब लिखित कार्य की जांच में अगर हम बच्चों की सहायता लेते हैं तो उससे क्या होगा। देखिए, पहला विकल्प कह रहा है बच्चे ज्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं। तो ये बात देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि या बच्चा हो या टीचर हो, ठीक है, कभी भी बच्चे में गलतियां ढूंढना ही नहीं है। ठीक है, कभी भी बच्चों में गलतियां ढूंढना ही नहीं, क्योंकि फ्रेंड जो गलतियां होती हैं, ठीक है, ये जो गलतियां हैं, जो एरर्स हैं, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है अधिगम की, सीखने की। ठीक है, तो कभी भी गलतियों को ढूंढना ही नहीं है। ठीक, गलतियां क्या करती हैं, गलतियां बताती हैं कि बच्चा सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा है, या उसे जहां सीखने में कठिनाई हो रही है हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स बच्चे ज्यादा गलतियां ढूंढ सकते हैं, ये बात आपकी बिल्कुल गलत है, क्योंकि गलतियां तो कभी ढूंढना ही नहीं है। ठीक है, बच्चों के अंदर कभी भी कमी नहीं ढूंढनी है, क्योंकि हमारा जो संरचनावाद है, हमारा जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, जिसपे हमारा एनसीएफ बेस्ड है, वो बच्चों को कभी कहता ही नहीं है कि बच्चों के अंदर गलतियां होंगी, बच्चों के अंदर कमी होगी। हमारा संरचनावाद कहता है कि हर बच्चा सीख सकता है और गलती करना जो है एक अधिगम की स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक है, तो गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं, ये बात आपकी बिल्कुल गलत है। बच्चों में गलतियां या कमी, ठीक है, ये आपको कभी नहीं ढूंढना है। ठीक है, कमी या गलतियां कभी नहीं ढूंढना है, चाहे वो बच्चे ढूंढे चाहे वो अध्यापक ढूंढे, तो ये बात आपकी बिल्कुल गलत है। दूसरा विकल्प देखिए, बच्चों को दूसरों की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बात आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, कि जो बच्चे होते हैं जब दूसरे की कापियों को जांचते हैं तो उससे क्या होता है कि जो हस्तलिखित सामग्री है, जो अन्य बच्चों के द्वारा लिखित कार्य है, उसको पढ़ने का उनको अवसर मिल जाता है, और साथ ही साथ अवलोकन क्षमता विकसित होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो अवलोकन क्षमता है, जो ऑब्जर्वेशनल स्किल है, ठीक है, इसका उनको इसके विकास का अवसर भी मिल जाता है। तो ये बात आपका बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड, अवलोकन क्षमता क्या होती है फ्रेंड, मतलब किसी के कार्य को देख करके उसमें कह सकते हैं कि उस कार्य को उसने कितने अच्छे से किया है या कितने गलत तरीके से किया है, ये सब को देखना, ऑब्जर्व करना ही आपकी अवलोकन क्षमता कहलाती है। ठीक है, तो बी विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। ठीक, कि दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर मिलेगा और साथ ही साथ बच्चों के अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर भी मिलता है। ठीक, तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। बच्चे दूसरे के विचारों से परिचित होते हैं, तो फ्रेंड देखिए ये बात भी गलत नहीं है, लेकिन ये बात जो है हमारे बी विकल्प से कम मजबूत है, इसलिए ये बात आपकी गलत हो जाती है। ठीक है, अब देखिए डी विकल्प कह रहा है केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ट्रिक मैं बताता हूँ कि केवल विकल्प वाला ऑप्शन आपका नकारात्मक होता है, तो केवल पठन कौशल के विकास का अभ्यास होता है, तो ये बात आपकी गलत है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जब भी बच्चा किसी कौशल का विकास करता है तो केवल वो एक कौशल का विकास नहीं करता है, उसके साथ में अन्य कौशल का भी विकास होता आ जाता है। जैसे अगर कोई किसी बच्चे के श्रवण कौशल का विकास किया जाता है, सुनने की शक्ति का विकास किया जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो बोलने की जो अभिव्यक्ति का कौशल है उसका भी अपने आप विकास हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे के रीडिंग मतलब पढ़ने के कौशल का अभ्यास कराया जा रहा है, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली लिखने के स्किल का भी डेवलपमेंट हो जाएगा, लिखने का कौशल भी विकसित हो जाएगा। तो कोई भी कौशल कभी अकेले विकसित नहीं होते, उनके साथ अन्य कौशल भी जुड़ा होता है, तो ये बात आपकी गलत हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बी विकल्प है ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, और फ्रेंड्स, जो अवलोकन ऑब्जर्वेशनल स्किल है, इसको हम जब ईवीएस का पैडागॉजी करेंगे तो वहां पर हम इसको और अच्छे से समझेंगे और अच्छे से डिटेल में करेंगे। ठीक है, क्योंकि ईवीएस में आपके यहाँ से क्वेश्चन आता है अवलोकन क्षमता से। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल स्किल से क्वेश्चन आता है और इसको हमें बच्चे में डेवलप करना होता है। ठीक है,
तो उसको हम वहाँ पे और अच्छे से डिटेल में करेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, चौथे क्वेश्चन पर। देखिए अब चौथा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा, यह इस ओर संकेत करता है कि, मतलब फ्रेंड्स कोई बच्ची है, ठीक है, कोई अधिगम करता है जिसका नाम सुलेखा है, वो किसी पाठ को पढ़ रही है, तो पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ दे रही है, ठीक है। तो ये किस ओर संकेत कर रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है। ए विकल्प कह रहा है आपका पहला, उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। बी विकल्प कह रहा है सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती। सी विकल्प कह रहा है वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। डी विकल्प कह रहा है उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम अपने करेक्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करते हैं, ठीक है। 21 ओर संकेत करता है जीवन को जिंदगी पढ़ना। तो देखिए फ्रेंड्स, उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताया हूं कि केवल वाला विकल्प हमारा क्या होगा, नकारात्मक हो जाता है, तो ये बात गलत है, ठीक है। पठन अभ्यास की आवश्यकता है, तो ये बात फ्रेंड्स आपकी गलत है, ठीक है। क्योंकि कभी भी केवल वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं होता है, और केवल पठन अभ्यास की आवश्यकता क्यों होगी, ठीक है। तो ये बात आपका गलत है। सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती है, तो ये बात भी देखिए फ्रेंड्स आपका गलत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बच्चों में हमें कमी नहीं देखना है, ठीक है। आप कहीं नोट कर लीजिएगा कि बच्चे के अंदर हमें कभी कमियां नहीं देखनी है। बच्चा कभी गलत नहीं होता है, ठीक है। बच्चे के अंदर कभी कोई कमी होती ही नहीं है। तो सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती, इसका मतलब आप सुलेखा के अंदर कमियां देख रहे हैं। तो ये बात आपकी बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारा संरचनावाद कभी नहीं कहता है कि बच्चे के अंदर कमियां पाई जाती हैं। तो ये बात आपका बिल्कुल गलत है कि सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती, ठीक है। तीसरा विकल्प है वह अक्षर पहचान के बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बात आपका बिल्कुल ही उपयुक्त है, बिल्कुल ही सही है। क्यों? क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, अक्षर पहचान के बजाय वो क्या कर दे रही है, वो अर्थ को समझ करके, जैसे जीवन को जिंदगी बोल देना, बात तो एक ही है, बस उसने क्या कर दिया, अक्षर को बदल दिया। यहाँ पर क्या है, जो अर्थ की प्रभाविता है, जो अर्थ का प्रभाव है वो ज्यादा है, ठीक है। तो ये बात आपका बिल्कुल सही है, वह अक्षर पहचान के बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रहे, ठीक है। क्योंकि आप लोगों में से कई लोग, मतलब जिनकी गर्लफ्रेंड होंगी, वो लोग बात करते होंगे, ठीक है। वो लोग बात करते होंगे तो नॉर्मली कभी बेबी शब्द का यूज करते हैं, ठीक है, कभी सोना शब्द का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन इन दोनों का अर्थ क्या है, दोनों का अर्थ तो एक ही है। ऐसे ही यहाँ पर आपके जीवन और जिंदगी का अर्थ भी एक ही है, ठीक है। तो ये क्या करे, अक्षर पहचान के बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है, ठीक। तो ये बात आपका बिल्कुल उपयुक्त है, ठीक है। अब भाई जिसकी गर्लफ्रेंड होंगी, बहुत ज्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम जो है वो सर पर है, एग्जाम की तैयारी करनी है, अभी ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। मेरी भी नहीं है, तो इसलिए चिल करो, ठीक। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका एग्जाम क्लियर होना इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वो क्या कर रही है, अक्षर पहचान की बजाय क्या कह रही है, अर्थ को समझते हुए पढ़ ले रही है। देखिए उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है। तो क्या फ्रेंड्स, ये भी जो है एक कमी निकाल रहा है, ठीक है, कमी निकाल रहा है कि वो भ्रमित हो जाती है। तो बच्चा भ्रमित नहीं होता है, ठीक है, बच्चा भ्रमित नहीं होता है। अगर हम बच्चे को भ्रमित जब तक नहीं करेंगे तब तक बच्चा भ्रमित नहीं होगा, ठीक। तो ये भी बात आपकी गलत है। यहाँ पर सिंपल सा आंसर है कि वह अक्षर पहचान के बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है, ठीक। ये बात आपका सबसे उपयुक्त है। अब हम चलते अपने पांचवें क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है। मतलब फ्रेंड्स, भाषा शिक्षण की ऐसी कौन सी विधि है जिसमें क्या होता है कि मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, बिना मातृभाषा के प्रयोग के, बिना मातृभाषा के सहायता के दूसरी भाषा को, टारगेट लैंग्वेज को सिखाया जाता है। पहला विकल्प कह रहा है अनुवाद विधि, दूसरा विकल्प कह रहा है व्याकरण एवं अनुवाद विधि, तीसरा विकल्प कह रहा है प्रत्यक्ष विधि, चौथा विकल्प कह रहा है द्विभाषी विधि। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका होता है, ये होता है फ्रेंड्स आपकी प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। ये क्या है, ये फ्रेंड्स आपकी प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। अनुवाद विधि फ्रेंड्स ऐसी कोई विधि नहीं है। व्याकरण एवं अनुवाद विधि, तो इसमें फ्रेंड्स क्या होता है, इसमें जो मातृभाषा है, जो बच्चे की मदर टंग है, उसकी सहायता ली जाती है। और इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा जो अपनी मातृभाषा है उसको टारगेट लैंग्वेज में अनुवाद करना सीख जाता है, और टारगेट लैंग्वेज को दूसरी भाषा को अपनी मातृभाषा में अनुवाद करना सीख जाता है, ठीक है। और इसमें फ्रेंड्स बच्चे के अंदर क्या नहीं विकसित हो पाता है, तो व्याकरण एवं अनुवाद विषय में बच्चे के अंदर, ठीक है, फ्लुएंसी नहीं आ पाती है, बोलने में बच्चा सक्षम नहीं हो पाता। वो लिखने और पढ़ने में तो सक्षम हो पाता है, लेकिन बोलने में फ्रेंड्स सक्षम नहीं हो पाता है। उसके बोलने में हिचकिचाहट रहती है, वो स्पीकिंग में उतना अच्छा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो यह आपकी व्याकरण एवं अनुवाद विधि। प्रत्यक्ष विधि फ्रेंड्स आपकी है
ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें फ्रेंड डायरेक्टली, ठीक है, बिना मातृभाषा के प्रयोग के, बिना मातृभाषा की मध्यस्थता के, बिना मातृभाषा की सहायता के दूसरी भाषा को, टारगेट लैंग्वेज को सिखाया जाता है। ठीक है, तो ये है आपकी प्रत्यक्ष विधि। और इसकी फ्रेंड्स खासियत क्या है, तो इसकी खासियत है कि फ्रेंड्स इस विधि के प्रयोग से बच्चे जो होते हैं वो बोलने में सक्षम हो जाते हैं। ठीक है, उनके अंदर बोलने का जो कौशल है वो अधिक विकसित हो पाता है अपेक्षाकृत आपके व्याकरण एवं अनुवाद विधि के। ठीक है, द्विभाषी विधि मतलब फ्रेंड्स आपकी बाइलिंगुअल मेथड। तो इसमें फ्रेंड्स आपका क्या होता है, इसमें भी आपकी मातृभाषा को मध्यस्थ बनाया जाता है, मातृभाषा का सहायता लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन आपका हूबहू, ठीक है, आपके इंग्लिश पैडागोजी में भी आता है, संस्कृत पैडागोजी में भी आता है। ठीक है, तो आपको एक ही पैडागोजी की क्लास करें, लेकिन इन बातों को ध्यान देते हुए चलना है। ठीक है, कि आपके जो आपका दूसरा लैंग्वेज होगा, सेकंड लैंग्वेज का पोर्शन आएगा सीटेट में, वहां पर भी ये सारी विधियां आपसे हूबहू मिलती हैं, बस उसका नाम बदल जाता है। जैसे प्रत्यक्ष विधि को वहां पर क्या कर देंगे, अंग्रेजी में कर देंगे फ्रेंड्स डायरेक्ट मेथड। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा डायरेक्ट मेथड। आपका व्याकरण एवं अनुवाद विधि हो जाएगा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ठीक है, द्विभाषी विधि आपके बाइलिंगुअल मेथड के नाम से आ जाएगी। तो आपको ये भी समझ बनाते हुए चलना है कि अगर हम हिंदी की पैडागोजी कर रहे हैं तो हम उससे हमें इंग्लिश के पैडागोजी में कितना हेल्प मिल सकता है, या हमें संस्कृत के पैडागोजी में कितना हेल्प मिल सकता है, क्योंकि बातें वही होती हैं, बस थोड़ा सा शब्दों का हेरफेर होता है। ठीक है, तो इन चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है। पहला विकल्प कह रहा है भाषाई अभ्यास, दूसरा विकल्प कह रहा है भाषिक परिवेश, तीसरा विकल्प कह रहा है पाठ सामग्री, चौथा विकल्प कह रहा है परीक्षाएं। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे कम महत्वपूर्ण हमसे पूछा गया है। ठीक है, भाषा शिक्षण में। तो देखिए फ्रेंड्स भाषा शिक्षण में भाषाई अभ्यास जो होता है ये तो फ्रेंड्स आपका महत्वपूर्ण होता ही होता है, क्योंकि जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक किसी विषय पर पकड़ कैसे बनेगी बच्चे की। ठीक है, तो भाषा का शिक्षण हो या किसी भी विषय का शिक्षण हो, उसमें अभ्यास बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने कोट भी एक इंग्लिश में सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है, तो जो प्रैक्टिस होती है वो किसी व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है, पारंगत बनाती है, तो अभ्यास बहुत जरूरी होता है। ठीक है, भाषिक परिवेश, तो देखिए फ्रेंड्स भाषा को सीखने के लिए भाषिक परिवेश, लैंग्वेज एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा कह सकते हैं योगदान होता है। ठीक है, क्योंकि आप अपने समाज में ही देखिए, आप अपने आसपास ही देख सकते हैं, जिस परिवार के लोगों की भाषा अच्छी होगी वहाँ के परिवार में जो बच्चे होंगे उनका भी भाषा अच्छा होगा। ठीक है, जब भाषा प्रयोग में वो अच्छे होंगे। ठीक है, तो भाषिक परिवेश जो होता है ये भी हमारा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके अभाव में क्या होगा, अगर कोई बच्चा ऐसे परिवेश में पढ़ रहा है जहाँ पर भाषा का प्रयोग अच्छा नहीं होता है, वहाँ पर गालियाँ दी जाती हैं, तो बच्चा भी गाली देना सीख जाएगा। ठीक है, और ऐसे अगर परिवेश में रह रहा है जहाँ पर अच्छे भाषा का प्रयोग होता है, ठीक है, तो वो अच्छी भाषा को सीख जाएगा। तो भाषिक परिवेश भी आपका इंपॉर्टेंट होता है। पाठ्य सामग्री, तो फ्रेंड्स आपकी पाठ्य सामग्री भी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि पाठ्य सामग्री के अभाव में आप बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, तो पाठ्य सामग्री भी आपकी इंपॉर्टेंट होती है। अब बचता है फ्रेंड्स परीक्षाएं, तो ये विकल्प आपका बिल्कुल सही फ्रेंड्स की जो परीक्षाएं होती हैं ये सबसे कम महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, आप लोग देखेंगे कि आज भी मतलब समाज में या स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चों को मार्क्स के आधार पर बहुत ज़्यादा कैटेगराइज कर देते हैं, वर्गीकृत कर देते हैं। ठीक है, अपने घर के ही लोग कर देते हैं कि तुम्हारा 80% है और तुम्हारे दोस्त का 90% है। लेकिन फ्रेंड्स उनको ये समझ नहीं है कि जो परीक्षाएं होती हैं, जो मार्क्स हैं, जो हमारे नंबर आते हैं, ये सबसे कम महत्वपूर्ण होते हैं। अधिगम की प्रक्रिया में, शिक्षण की प्रक्रिया में अगर कोई चीज़ सबसे कम महत्वपूर्ण होता है तो होता है वो परीक्षाएं। ठीक है, क्योंकि देखिए परीक्षाएं इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि बच्चा क्रिएटिव है। ठीक है, बच्चा क्रिएटिव है, वो हो सकता है कि उस चीज को करने में सक्षम ना हो, लेकिन अन्य चीजों को तो करने में सक्षम होगा। तो जो परीक्षाएं होती है फ्रेंड्स ये क्या होती हैं, ये सबसे कम महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, तो अगर भाषा का शिक्षण हो या कोई भी शिक्षण हो उसमें परीक्षाएं सबसे कम महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स परीक्षाओं में क्या होता है, परीक्षाओं में एक गुण आ जाता है फ्रेंड्स कठोरता। ठीक है, क्या गुण आ जाता है, एक गुण आ जाता है, एक विशेषता आ जाती है कठोरता। ठीक है, कोई भी परीक्षा को आप देखिए उसके अंदर एक गुण विद्यमान होता है। ठीक है, हमेशा, क्योंकि उसमें या तो प्रश्न कठिन कुछ आ जाएंगे, ठीक है, जो बच्चे के पहुंच से बाहर होंगे, या बच्चे की स्थिति ऐसी हो सकती है कि बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो गई हो, या बच्चा उस समय परीक्षा के लिए तैयार ना हो और उसी समय परीक्षा करा दी जा रही है,
तो एक तरह से परीक्षाओं में कठोरता है, ठीक है, तो इसलिए हमारी परीक्षाएं सबसे कम महत्वपूर्ण रहती हैं। बल्कि परीक्षाओं में क्या होना चाहिए, अगर हम अपने संरचनावाद को माने तो परीक्षाओं के लिए जो डेट निकाला जाता है कि इतने डेट से इतने डेट तक परीक्षाएं आयोजित होंगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। परीक्षाएं ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे का जब मन करे, ठीक है, बच्चे का जब मन करे तब वो परीक्षा दे दे, ठीक है। अगर किसी बच्चे का परीक्षा देने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं है, बच्चा 1 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा दे सकता है, 2 महीने के अंदर दे दे, तो ये कठोरता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए कठोरता के नाते परीक्षाएं सबसे कम महत्वपूर्ण हो जाती हैं, ठीक है। तो डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आकलन, ठीक है। आकलन के संबंध में पूछा जा रहा है कि मतलब आकलन कैसा होता है या आकलन किस तरह होना चाहिए, आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक। पहला विकल्प कह रहा है मूलतः शिक्षक केंद्रित ही होता है। दूसरा कह रहा है केवल यह बताता है कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा। तीसरा विकल्प कह रहा है भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। चौथा विकल्प कह रहा है पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो पहला विकल्प कह रहा है मुख्यतः शिक्षक केंद्रित ही होता है, तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो आकलन है ये शिक्षक केंद्रित ही होता है। मैं आपको ट्रिक भी बताया था कि जिस विकल्प में केवल और ही शब्द दिख जाए वो विकल्प हमारा गलत होता है, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए, आकलन जो होता है वो केवल शिक्षक केंद्रित ही नहीं होता है फ्रेंड्स, आकलन बाल केंद्रित होता है, और बाल केंद्रित के साथ साथ अगर थोड़ा सा देखेंगे तो शिक्षक केंद्रित भी होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आकलन के द्वारा केवल ये नहीं पता चलता है कि बच्चा कितना सीखा है, बल्कि आकलन के द्वारा ये भी पता चलता है कि टीचर सिखाने में सक्षम है कि नहीं, ठीक है। तो आकलन से केवल बच्चों का आकलन नहीं होता है बल्कि टीचर का भी आकलन होता है, ठीक। तो ये विकल्प आपका गलत है। दूसरा विकल्प कह रहा है केवल यह बताता है कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको ट्रिक बताया हूं कि केवल वाला विकल्प हमारा नकारात्मक हो जाता है, ठीक है। केवल यह बताता है कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा, तो ये भी बात आपकी पूर्णतः गलत है। क्योंकि फ्रेंड्स, जो आपका आकलन किया जाता है, जो असेसमेंट किया जाता है, उससे केवल ये नहीं पता चलता है कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा, उससे ये भी पता चलता है कि बच्चे ने क्या सीखा, ठीक है। अगर आप जैसे इसको ऐसे समझिए, अगर आप अपने क्लास में असेसमेंट कर रहे हैं, बच्चों का एक टेस्ट करवा रहे हैं, ठीक है, और 20 नंबर का आप टेस्ट करवा रहे हैं, ठीक है, 20 नंबर का टेस्ट करवा रहे हैं, और बच्चों ने उसमें से 15 नंबर हासिल किया है, 15 क्वेश्चन सही किया है, ठीक है। तो इससे आपके जो 5 क्वेश्चन बच्चे नहीं कर पाए हैं, इससे आप समझ जाएंगे कि बच्चे को सीखने में कहाँ कठिनाई हुई है, ठीक है। तो आप केवल ये नहीं सीख रहे हैं कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा, बल्कि यहाँ 15 क्वेश्चन से आप आपको ये भी पता चल जा रहा है कि बच्चे ने क्या क्या सीख लिया है, ठीक है। तो आकलन केवल यह नहीं बताता है कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा, बल्कि ये भी बताता है कि बच्चे ने क्या क्या सीखा, ठीक है। तो ये बात आपकी गलत हो गई। तीसरा विकल्प कह रहा है भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, ठीक है, कि आकलन जो होता है फ्रेंड्स, वो चाहे भाषा शिक्षण हो या अन्य विषयों का शिक्षण हो, इस सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग का मतलब है कि हम इसे अलग नहीं कर सकते हैं। आकलन को अगर अलग कर दे तो शिक्षण जो है वो उतना प्रभावी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग होता है आपका आकलन, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है, तो ऐसा फ्रेंड्स नहीं है, ठीक है। आकलन आपका कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है, ठीक है, केवल पाठ समाप्ति पर नहीं होता है। आकलन जिस दिन आप क्लास में एंट्री लेते हैं उस दिन से आपके वर्ष के समाप्ति तक आकलन चलता रहता है, ठीक है। तो ये पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है, ये बात भी आपकी बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, यदि बच्चे अपने परिवेश में 2 भाषाओं का बोलना सुनते हैं, 2 भाषाओं को सुनने के ये अवसर, मतलब फ्रेंड्स, अगर कोई बच्चा है, ठीक है, और उसके परिवेश में 2 भाषाएं बोली जाती हैं, तो सुनने के ये अवसर बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव डालेंगे, ठीक है। उदाहरण के लिए आप ऐसे समझिए कि कोई बच्चा है, ठीक है, जिसके जो मतलब पापा हैं, ठीक है, जो उसके फादर हैं वो अमेरिकन हैं, और उसकी जो मदर हैं, जो उसकी माता हैं, वो इंडियन हैं। तो अगर ऐसे परिवार में कोई बच्चा जन्म लेता है कि जहां उसकी माता जो है वो हिंदी बोलती हो और बच्चे के जो पिता हैं वो अंग्रेजी बोलते हो, ठीक है, ऐसे परिवेश में पलता बढ़ता है, तो ऐसा जो अवसर है वो क्या प्रभाव डालेगा, आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। पहला विकल्प कह रहा है बच्चों को लाभ पहुंचाते हैं। दूसरा कह रहा है समझ में भ्रमित करते हैं। तीसरा कह रहा है कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। चौथा कह रहा है बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो होता है, मतलब ऐसे परिवेश में अगर बच्चे का विकास होता है कि जहां पर बच्चा 2 भाषाओं को सुनता है, ठीक है, तो ये जो अवसर है ये उसको लाभ पहुंचाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? लाभ पहुंचाते हैं, ठीक।
क्योंकि इससे फ्रेंड्स बच्चे की भाषा पे और अच्छी पकड़ बनती है। ठीक है, भ्रमित करते हैं तो ये बात आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, भ्रमित नहीं करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स बच्चे क्या है, स्टार्टिंग पीरियड में जब वो बच्चा जन्म लेता है, अपने शैशवावस्था में जब वो बड़ा होता है, तो वहां पर 2 भाषाएं हो या 4 भाषाएं हो या 10 भाषाएं हो, बच्चा सारे भाषाओं को बहुत आसानी से सीख सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाषा विकास की जो सबसे अच्छा समय होता है फ्रेंड्स, वो होता है आपका अर्ली चाइल्डहुड। क्या होता है आपका? होता है फ्रेंड्स अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड होता है आपके भाषा विकास की सबसे अच्छी अवधि। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा विकास की संवेदनशील अवधि कौन होती है, तो आपका फ्रेंड्स होता है अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, तो अगर बच्चे के प्रारंभिक समय में ऐसा परिवेश मिलता है जहां पर 2 भाषाएं, 4 भाषाएं, 6 भाषाएं बोली जाती हैं, तो इससे बच्चे को हमेशा लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि बच्चा क्या होगा फ्रेंड्स, सभी भाषाओं को आसानी से सीख जाएगा जो उसके परिवेश में बोली जाती हैं। ठीक है, उनको सुन करके वो आसानी से उनको अर्जित कर लेगा, उसका अर्जन उसके अंदर हो जाएगा। ठीक, तो ये उसको लाभ पहुंचाएगा। ठीक है, और लाभ क्यों पहुंचाएगा फ्रेंड्स? क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, ठीक है, थोड़ा डीप में हम जा रहे हैं, लेकिन इसको समझने के लिए आपको वहां तक समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, ठीक है, उसका संबंध जो होता है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से होता है। ठीक है, ऐसे में हम कह सकते हैं कि जिसका जितना ही अच्छा भाषा विकास हुआ रहता है, उसका उतना ही अच्छा संज्ञानात्मक विकास होगा। ठीक है, क्योंकि आप किसी भी अच्छे राइटर को देखिए, किसी भी अच्छे लोगों को देखिए, तो उनको एक भाषा से अधिक भाषाएं आती हैं। ठीक है, तो अधिक भाषाओं को सीखना, अधिक भाषाओं को जानना जो है वो फ्रेंड्स लाभदायी होता है, लाभ पहुंचाता है। ठीक है, समझ में भ्रमित करते हैं तो ऐसा नहीं है, लाभ पहुंचाते हैं, कोई प्रभाव नहीं डालते। तो फ्रेंड देखिए, कोई प्रभाव नहीं डालते आपके विकल्प में कहीं भी अगर ए विकल्प मिलता है तो ये सदैव फ्रेंड्स नकारात्मक होगा। ठीक है, क्योंकि ये बात कभी सही हो ही नहीं सकती। अगर कोई क्रिया होगा, ठीक है, अगर कोई काम होगा तो उसका रिजल्ट जरूर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो कोई भी काम अगर हो रहा है तो ऐसा कभी नहीं होगा कि वो कोई प्रभाव नहीं डालेगा। ठीक है, यहाँ तक कि फ्रेंड्स, जो आकाश में तारे निकलते हैं, जो चंद्रमा की स्थिति होती है, जो पृथ्वी के घूर्णन की स्थिति होती है, ये सब कुछ बच्चे के ऊपर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, हवा चलने का वेग, समुद्र तल से दूरी, अगर बच्चे का घर समुद्र के तल से नजदीक है, समुद्र से दूरी पर है, तो ये भी प्रभाव डालता है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी कारक नहीं है जो बच्चे के ऊपर प्रभाव ना डालता हो। तो आपका ए विकल्प किसी भी स्थिति में सही नहीं होगा, ये भी आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं तो नुकसान नहीं, लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। मतलब फ्रेंड, जो प्राइमरी लेवल पर लैंग्वेज टीचिंग होती है, भाषा शिक्षण होता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए फ्रेंड, इसको मैं आपको ऊपर ही बता दिया हूं कि भाषा शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है, वो भाषा शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है, चाहे आपकी हिंदी भाषा हो, चाहे आपकी अंग्रेजी भाषा हो, ठीक है, ये क्या होता है फ्रेंड्स, होता है भाषा प्रयोग। ठीक, क्या होता है मुख्य उद्देश्य? भाषा प्रयोग। मतलब जो बच्चा है वो भाषा का प्रयोग करना सीख जाए। ठीक, बच्चे को भाषा के प्रयोग में कोई दिक्कत ना हो, वो बोलना, चालना, पढ़ना, लिखना आसानी से सीख जाए, उसको भाषा प्रयोग आ जाए। ठीक है, तो भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य हमेशा भाषा प्रयोग होता है। इस शब्द को आप हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे, भाषा प्रयोग, तो आपका कोई भी आंसर चाहे सीटेट कितना भी घुमा करके पूछे, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आइए उसको देखते हैं। पहला विकल्प कह रहा है 4 अक्षर वाले शब्द पढ़ लिख लेना, मतलब जो 4 अक्षर वाले शब्द होते हैं उनको बच्चा पढ़ लिख पाए। दूसरा विकल्प कह रहा है पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए सभी अभ्यासों को पूरा करना, मतलब जो भी किसी पाठ्य के अंत में अभ्यास प्रश्न दिए गए रहते हैं उनको बच्चा पूरा कर ले। तीसरा विकल्प कह रहा है दूसरों की बातों को धैर्य से सुनना और सुनी गई बात पर अपनी टिप्पणी देना। ठीक है, मतलब बच्चा जो है वो दूसरों की बातों को आसानी से सुन पाए और उसकी बात पर प्रतिक्रिया दे पाए। ठीक है, उसका जवाब दे पाए, टिप्पणी दे पाए। चौथा विकल्प कह रहा है वर्णमाला को क्रम से याद करना। तो आइए अब चलते हैं, जिस विकल्प में भाषा प्रयोग को महत्वता दी जा रही होगी हमारा वो विकल्प सही होगा। ठीक है, अब पहला विकल्प कह रहा है 4 अक्षर वाले शब्द पढ़ लिख लेना। तो देखिए फ्रेंड्स, 4 अक्षर वाले अगर बच्चा शब्द जो है उसको पढ़ लिख लेता है, लेकिन वो उसका प्रयोग नहीं कर पाता है, ठीक है, बोल चाल नहीं पाता है, उसका प्रयोग अपने जीवन के संदर्भ में नहीं कर पाता है, तो ऐसे अक्षर 4 अक्षर हो चाहे 10 अक्षर हो, उसको पढ़ लिख लेने से क्या ही मतलब है। तो ये विकल्प आपका गलत है। पाठ्य पुस्तक के अंत में दी गई सभी अभ्यासों को पूरा करना, तो देखिए फ्रेंड्स ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्यों
ये देखिए ये सब आपको एक और लेके जा रहे हैं, ठीक है। 4 अक्षर वाले शब्द पढ़ लिख लेना, यानी 6 अक्षर वाले शब्द ना पढ़ लिख पाए बच्चा, तो ये बात गलत हो गई। पाठ्य पुस्तक के अंत में दी गई सभी अभ्यासों को पूरा करना, मतलब केवल पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अभ्यासों को ही बच्चा पूरा कर पाए, और उससे अगर कोई पूछ ले कि बेटा बताओ गोरखपुर का रास्ता कौन जाता है, तो उसको बताने ही ना आए, उसको भाषा प्रयोग ही ना आए, तो ये भी बात आपकी गलत हो गई। दूसरों की बातों को धैर्य से सुनना और सुनी गई बात पर अपनी टिप्पणी देना, तो देखिए फ्रेंड्स ये बात आपका बिल्कुल ही सही है, ठीक है। यही मुख्य उद्देश्य है, क्यों? क्योंकि इनडायरेक्टली आपका यही कह रहा है कि बच्चा भाषा प्रयोग सीख जाए, ठीक है। ये इनडायरेक्टली क्या कह रहा है? ये इनडायरेक्टली कह रहा है कि बच्चा भाषा प्रयोग सीख जाए। क्यों? क्योंकि अगर बच्चा किसी की बातों को ध्यानपूर्वक सुनेगा और उस पर टिप्पणी देगा, उस पर प्रतिक्रिया देगा, तो इसका मतलब है कि बच्चे को भाषा प्रयोग आ रहा है, ठीक है। तो सी विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। वर्णमाला को क्रम से याद करना, तो फ्रेंड्स ये देखिए ऐसा कुछ नहीं है, और जो क्रम याद करना फ्रेंड्स ये आपका नकारात्मक होता है, तो ये विकल्प आपका गलत है, ठीक है। यहाँ पर आपका सी विकल्प सही है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए आपसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मतलब फ्रेंड जो लिखना होता है, जो राइटिंग होती है, उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? पहला विकल्प कह रहा है अर्थ की अभिव्यक्ति, दूसरा विकल्प कह रहा है अक्षर ज्ञान, तीसरा विकल्प कह रहा है शब्द ज्ञान, चौथा विकल्प कह रहा है वाक्य संरचना। तो देखिए फ्रेंड्स लिखना सीखने में सबसे जो महत्वपूर्ण पहलू है, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, वो फ्रेंड्स होता है अर्थ की अभिव्यक्ति, ठीक है। अर्थ की अभिव्यक्ति से तात्पर्य है कि जो लिखा जा रहा है, ठीक है, अगर उसको कोई अन्य व्यक्ति पढ़ रहा है तो उस लिखे गए का अर्थ उसके समझ में आए। ऐसा ना हो पढ़ने के बाद अन्य व्यक्ति को कुछ समझ ही ना आए। तो लिखने की प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है अर्थ की अभिव्यक्ति, ठीक है। अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान, वाक्य संरचना, ये शब्द फ्रेंड्स अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, ठीक है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है तो वो होता है फ्रेंड्स अर्थ की अभिव्यक्ति। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स देखिए अगर किसी के पास अक्षर ज्ञान है, ठीक है, शब्द ज्ञान है, ठीक, या वाक्य संरचना है, ठीक है, वाक्य संरचना का ज्ञान है, तो इन सब ज्ञानों का क्या ही मतलब है अगर उसके लिखने पर अर्थ की अभिव्यक्ति न हो रही। जैसे अगर किसी के पास अक्षर ज्ञान होगा तभी उसके पास शब्द ज्ञान होगा, ठीक है। ये बात आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि अक्षर ज्ञान के अभाव में शब्द ज्ञान तो हो नहीं सकता, ठीक है। और इन दोनों का अगर ज्ञान हो गया और इसके बाद अगर वाक्य संरचना का भी ज्ञान हो गया और उसके लिखने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो फिर क्या ही मतलब है। जैसे यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, एक वाक्य लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर एक वाक्य लिखता हूँ, जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ शशांक, यहाँ पर लिखता हूँ शशांक घर से को पहुंचा, ठीक है। शशांक घर से को पहुंचा, ये मैंने एक वाक्य लिख दिया, ठीक है। वाक्य यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपकी वाक्य संरचना भी हो गई है, यहाँ पर शब्द ज्ञान था तभी ये वाक्य लिखा गया है, अक्षर ज्ञान था तभी तो शब्द ज्ञान हो पाया, तभी तो लिखा गया। लेकिन इसका कुछ अर्थ निकल रहा है क्या कि शशांक घर से को पहुंचा, अरे मतलब कहाँ से कहाँ को पहुंचा, कोई अर्थ निकल रहा है। तो फ्रेंड देखिए लिखने में अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण होता है अर्थ की अभिव्यक्ति, अगर ये लिखा गया होता कि घर से, ठीक है, शशांक घर से, ठीक है, घर से स्कूल को पहुंचा, ठीक है, घर से स्कूल को पहुंचा, तो ये आपका बात सही हो जाता है, ठीक है। अर्थ की अभिव्यक्ति यहाँ पर हो जाती तो ये आपका सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। इसलिए अर्थ की अभिव्यक्ति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपकी ये क्लास यहाँ पर समाप्त होती है, ठीक। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, आप सब कुछ क्वेश्चंस को डिटेल में अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर आप चैनल पर नए होंगे, ठीक है। और आपको क्लास का PDF सीटेट मंत्रा के टेलीग्राम चैनल पर विद आंसर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक। तो आपको वहाँ से PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम एक अगली क्लास में, ठीक है। और आशा करता हूं कि जो हमारी अगली क्लास होगी वो टॉपिक वाइज क्लासेस होंगी, ठीक है। हो सकता है कल क्लास ना हो क्योंकि कल घूमने का प्लान है, तो आगे जब भी आपकी 2-3 दिन के अंदर क्लासेस स्टार्ट होंगी तो टॉपिक वाइज क्लासेस स्टार्ट होंगी, और आप अगर फ्रेंड्स उन क्लासेस को करेंगे और जो नोट्स दिया जाएगा उनको पढ़ेंगे तो फ्रेंड्स मैं आपको 99.9% गारंटी देता हूं कि आपका यहां से बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, ठीक है। आपको सब कुछ कराऊंगा, मतलब जहां से प्रश्न बना हुआ है यहाँ या जहां से प्रश्न बनने की संभावना है
उस सभी बिंदुओं पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, समझेंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स आपके जो नोट्स होंगे वो बहुत ही कंसाइज होंगे, बहुत ही कम पन्नों के होंगे, ठीक है। तो आपको उसको रिवीजन करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं सब कुछ एकदम ध्यान में रख करके बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कम से कम समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने, ठीक है। गधों के जैसे मेहनत नहीं करना, स्मार्टली वर्क करेंगे हम, कम से कम समय में हम अच्छे अंक लाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलेंगे एक अगली क्लास में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।